हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय दोलन अर्थात ऑसिलेशन के पार्ट 12 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम आपकी जो बुक में उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण 13.7, 13.8 और कुछ और उदाहरण हैं, उनको समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उदाहरण 13.7 से। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। तो 1 किलोग्राम सहती के किसी गुटके को एक कमानी से बांधा गया है। सहती यानी कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक जैसा है, ठीक है। उसको उसको एक कमानी से बांधा गया है। कमानी यानी कि स्प्रिंग से आपने बांधा है। कमानी का कमानी स्थिरांक 50 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर मात्रक है उसका, क्योंकि F इज इक्वल्स टू क्या होता है, kx होता है, ये आपको याद होगा। तो k इज इक्वल्स टू F और अपॉन में ये x, तो न्यूटन इसका और मीटर इसका, तो ऐसे उसका मात्रक निकाला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं कि गुटके को उसकी साम्य अवस्था की स्थिति से, जहाँ पर वो x बराबर 0 होगी, उस पे t बराबर 0 पर किसी घर्षणहीन पृष्ठ पर, जहाँ पे घर्षण नहीं लगेगा, ऐसा वाला पृष्ठ है वो, उस पर कुछ दूरी x बराबर 10 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है। तो आपका डायग्राम कैसे बनेगा इसका, ऐसा कुछ बनेगा। और फिर यहाँ से स्प्रिंग लगी हुई है और उस स्प्रिंग से आपका एक ब्लॉक है, ठीक है। और ये x बराबर 0 इसकी साम्य अवस्था हो गई। इससे आपने 10 सेंटीमीटर इसको स्ट्रेच किया। जब आपने स्ट्रेच किया होगा इतना, तो क्या हुआ होगा, स्प्रिंग पर इस एंड पर क्या लगेगा, एक प्रत्यानयन फोर्स लगेगा, एक प्रत्यानयन बल लगेगा माध्य स्थिति की तरफ। तो उसके बाद फिर स्प्रिंग इधर और इधर गति करेगी। तो इस तरीके से ये कैसा मोशन होगा, सरल आवर्त गति वाला मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसी वाले सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको आगे क्या दिया गया है वो समझते हैं। जब गुटका अपनी माध्य स्थिति से 5 सेंटीमीटर दूर हो, तो मतलब ये ऐसे से जब गति करेगा, यानी कि यहाँ से फिर यहाँ से और ऐसे गति कर रहा होगा, क्योंकि एकदम से जब स्प्रिंग आएगी फिर ये इधर भी मूव करेगा। तो यहाँ पे कहीं पर ये x बराबर 5 सेंटीमीटर दूरी पर होगा, ये कह रहे हैं। जैसे मान लिया x बराबर 5 यहाँ पे है, ऐसे मूव करते हुए, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर पे इसकी गतिज, स्थितिज और कुल ऊर्जा हमें निकालनी है, ठीक है। ये आपको परिकलित करना है। सबसे पहले हमें जो चीज़ें दी हैं हम उनको लिख देते हैं। आपके पास m दिया है, ये k दिया है, वो हमने लिख दिया। x बराबर 10 सेंटीमीटर तक उसको खींचा जाता है, जिसके आगे वो नहीं जा सकता। इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा विस्थापन है, अधिकतम विस्थापन, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो उसे हमने a लिख दिया। और आपको क्या दिया गया है, आपको ये दिया गया है कि जब गुटका x बराबर 5 सेंटीमीटर है, x बराबर 5, तो आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो आप सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। 2 तरीके हैं इसको करने के। एक तो जो आपकी, जैसा आपकी बुक में दिया गया है, और एक ऐसा थोड़ा आसान तरीका है, तो उसको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले अब हमें k दिया है, क्योंकि k u e में ओमेगा यूज़ होता है। तो k का फॉर्मूला एक होता है, k का फॉर्मूला होता है m ओमेगा स्क्वायर। ये आपको याद होगा, F इज इक्वल्स टू के एक्स में हम मतलब F इज इक्वल्स टू के एक्स, और उसके बाद पूरा करके हम ये k किसे लेते हैं, मतलब m a लिखते थे, a की जगह लिखते थे ओमेगा स्क्वायर x, और फिर उसे पूरा का पूरा कांस्टेंट ले लेते थे। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हम करते थे, वहाँ से k आता था m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हमें m पता है, यहाँ से हमें k भी पता है, ओमेगा हम निकाल सकते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत आगे पड़ सकती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ओमेगा को ऐसे ही रहने दिया और k के नीचे सबसे पहले m को ले गए, क्योंकि हमें ओमेगा का मान निकालना है। और फिर ये स्क्वायर जो था, ये इधर अंडर रूट चला गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से होने के बाद आपके पास k का मान आपने रखा, m का मान 1 kg रखा, और ये अंडर रूट 50 को सॉल्व करके देखा, तो वो इतना, ठीक है, रेडियन पर सेकंड, यानी कि कोणीय आवृत्ति आपने ली है, ठीक है। तो आपने ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी होता है ना, उसके टर्म्स में इसको लिया है, रेडियन पर सेकंड। अब गण की गतिज ऊर्जा निकालते हैं। गतिज ऊर्जा k इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप दो तरीके से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप हाफ एम वी स्क्वायर लिखेंगे, तो आपको v पता होना चाहिए। v के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले में ओमेगा है, ओमेगा लगेगा इसका मतलब। तो या तो आप इस फॉर्मूले को लगाइए, फिर इसमें v का मान लिखिए, और फिर उसके बाद कांस्टेंट मान के k को मान लीजिए, क्योंकि k का मान प्रोवाइडेड है, दिया गया है, इस वजह से। वरना अगर जिसको ये डायरेक्ट याद है, वो इसे लगा सकता है। तो दोनों तरीकों से पहले मतलब k इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर से आपको ये मिलेगा, फिर आप लगाएंगे, ठीक है। तो अब मैंने इसे डायरेक्टली लिख दिया, और इसके बाद हमने सीधे सीधे वैल्यू लगा ली। ये आपका k का मान है, ये a है, यानी कि एम्पलीट्यूड, आयाम। तो ये 10 सेंटीमीटर था। 10 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, अपॉन 100, क्योंकि ये 50 न्यूटन पर मीटर है, इसका मतलब मीटर में होनी चाहिए ऐसा ही पद्धति। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग लगा देंगे, तो 0.1 इंटू 0.1। अब साइन स्क्वायर ओमेगा की जगह आप लिख देंगे जितना मान आया, टी की जगह टी, और क्योंकि जो प्रारंभ में होगा तो कला होगी 0, ठीक है, कला स्थिरांक होगा 0।
तो उसका मान 0 ले रखा है। अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तब तक नहीं कर सकते जब तक इसका मान ना मिल जाए। तो इसका मान कैसे निकालेंगे हम? इसका मान निकालने के लिए ये थोड़ा-सा अलग-सा तरीका है, जो आपकी बुक में दिया गया है, पर हम इसे सीखते हैं कि कैसे। तो हम इसका मान कैसे निकालेंगे? देखिए हमारे पास अगर हम विस्थापन देखें, सबसे पहले हम चीज़ क्या देखते हैं सरल आवर्त गति में विस्थापन। तो विस्थापन का क्या फ़ॉर्मूला होता है? ये फ़ॉर्मूला होता है। इसमें आपको सारी चीज़ें दी है। एक्स दिया है कि जब जो आपको कहाँ पे निकालना है गुटका, जब माध्य स्थिति से एक्स बराबर 5 सेंटीमीटर पे हो। ए भी आपको दिया है, ओमेगा आपको पता है फाई तो 0 हो जाएगा। तो अगर कॉस निकल गया तो साइन तो अपने आप निकल जाएगा, है ना? तो हम कॉस निकालते हैं सबसे पहले। कैसे निकालेंगे? ए की जगह लिखा उसका मान, बाकी सब निकाल मतलब उतार लिया, ओमेगा की जगह ओमेगा, फाई 0 रख दिया। और एक्स की जगह लिखा 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को अगेन हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ ए भी मीटर में है, कर लिया। अब इसके बाद कॉस इसको यहीं रखेंगे और ये 0.1 को इसके हर में लेकर जाके सॉल्व कर लेंगे, 0.05 अपॉन 0.1, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं ना आप ऐसे करके, और इससे 2 ज़ीरो ऐसे नीचे लगा देंगे और इसका 1 ज़ीरो ऊपर, तो ये कट होके 0.5 बच जाएगा बस, ठीक है? क्योंकि इधर से 0 लगा देंगे, तो 0.5 बच जाएगा इसका मान। अब आपको कॉस का तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे साइन की ज़रूरत है और उसका फिर स्क्वायर तो कर ही लेंगे हम। तो साइन के लिए कैसे निकालेंगे? अगर आपको मान लिया कॉस थीटा की वैल्यू पता हो कि 0.5 है, यानी कि हाफ है। हाफ क्यों ले रही हूँ? क्योंकि कॉस आपको पता है कि हाफ कब होता है। तो अगर आपको ये पता हो तो क्या आप थीटा निकाल सकते हैं? ज़रूर निकाल सकते हैं। थीटा कितना हो जाएगा आपके पास? जब आप कॉस इधर है तो हाफ कौन से वाले पे होता है? ये हम 10th क्लास में सीख चुके हैं, इसलिए बस जल्दी-जल्दी बता रही हूँ। कॉस हाफ कब होता है? जब 60 डिग्री होता है, ठीक है? तो 60 डिग्री होता है तो हमने यहाँ पे लिख दिया, चलो मान लिया मैंने 60 डिग्री ही लिख दिया, ठीक है? वरना हम पाई/3 भी लिख सकते हैं, वो भी उतना ही आएगा, 3 छीक 18, 60 डिग्री। तो ये कॉस 60 डिग्री, इसका मतलब यहाँ का कॉस कटा और थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास 60 डिग्री आ गया, ठीक है? आप इसे पाई/3 भी लिख सकते थे। तो पाई/3, पाई का मान होता है 180, उसको जब आप 3 से भाग करते हैं तो वो 60 डिग्री ही आता है, ऐसे भी कर सकते थे आप। तो आप कैसे भी लिख सकते हैं रेडियन में भी। तो इसका मतलब थीटा आपके पास कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। आपको किसका मान चाहिए? साइन थीटा का। और थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना आ गया आपके पास? √3/2। और यही थीटा तो आपने ये लिया है, इसको तो मैंने माना था ना कि ये थीटा है, तो थीटा की जगह आप इसका मान रख देंगे 7.07। सिंपल सा आया है, थीटा हमने निकाला जो, जबकि ये थीटा यही था 7.7, 7.07 थी, ठीक है? और उस पूरे का मान हमने उसको थीटा मान के किया और ये निकल गया √3/2, ठीक है? इसको आप अपनी कॉपी में भी करते रहेंगे ताकि जल्दी से जल्दी समझ आए। तो ये निकल गया आपके पास, ठीक है? अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे लगा देंगे। जब इसको लगा लेंगे तो इसका जो मान आएगा √3/2, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे √3 का मान निकाला भागफल विधि से निकालते हैं हम, तो वो निकाल के ये लिख दिया। अब आगे करेंगे इसको, आगे हमने इस वाले में साइन स्क्वायर का मान रखना है, ये 0.866, ये रखने के बाद सिंपल मैथमेटिक्स की और इतना मान आ गया। इसको अप्रॉक्सीमेट लिखा तो 0.19 लिख सकते हैं, क्योंकि कितना आ रहा है मान? 0.1874, तो इसको अप्रॉक्सीमेट करके इस 7 को मतलब एक घात मतलब एक हासिल दी जा सकती है, क्योंकि वो 5 से बड़ा है। तो 0.19 जूल लिख दिया, ठीक है? आप इसको इतना भी रहने दे सकते थे। मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि बुक में ऐसा कर रखा है, वरना जनरली मुझे याद नहीं आया तो मैं इतना ही छोड़ दूँगी, ठीक है? केवल इतना ही आप छोड़ सकते हैं। अब हम निकालते हैं कण की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फ़ॉर्मूला होता है U = ½ kx²। अब x का मान आप निकाल सकते हैं, x = जो a cos ω/t+ϕ होता है, वहाँ से सारी की सारी वैल्यू हमें पता ही चल गई। cos से 7.07 t की वैल्यू भी पता चल गई हमें 0.5। तो वो लगा के आप यहाँ पे फिर x का मान रख के लिख कर सकते हैं, ठीक है? या तो आप डायरेक्टली ही, मैंने ये फ़ॉर्मूला लिख दिया ये वाला, सीधे मैंने x का मान लगा रखा है यहाँ पे पहले से, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जनरली हमने सारी की सारी वैल्यूज़ पुट की और जो हमें इसका मान था कॉस इसका, हमने वो 0.5 लगा लिया। इस पूरे को सॉल्व किया तो हमारे पास लगभग इतना आ गया। अब इसको आप थोड़ा छोटा नहीं कर सकते क्योंकि एक बहुत छोटी सी वैल्यू आ रही है, इसलिए मैंने इसे इतना ही छोड़ दिया। आपकी बुक में भी ऐसे ही किया गया है। अब कण की कुल ऊर्जा कितनी हो जाती है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो हमने क्या किया? दोनों को जोड़ दिया। तो और आप ऐसे भी निकाल सकते थे, हाफ के ए स्क्वायर से, स्मॉल के ए स्क्वायर और हाफ, ठीक है? तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। एम्पलीट्यूड भी था आपके पास, तो एम्पलीट्यूड था तो निकाल सकते थे। खैर मैंने यहाँ पे सीधे-सीधे जोड़ दिया और ये निकाल लिया, ठीक है? अब दूसरा तरीका क्या है कण की कुल ऊर्जा निकालने का? देखिए हमारे पास K = क्या होता है? आपके पास पहले तो ये चीज़ें दी गई थी, ये सारी की सारी चीज़ें,
और सबसे पहले हम निकाल रहे हैं, सबसे पहले निकाला है यू को, ठीक है। के को क्यों नहीं निकाला? देखिए के इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये खैर अभी हमें पता चलेगा तो मैं तभी बताऊंगी। यू निकाला मैंने सबसे पहले, तो के हमें पता है, एक्स हमें पता है, तो मैंने डायरेक्ट एक्स की वैल्यू लिख दी, ठीक है। मैंने मतलब वो वाला फॉर्मूला ही नहीं लगाया, एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, हमें ये दिया था, डायरेक्ट वैल्यू निकली, इसका मान निकल गया इतना, ठीक है। अब इसके बाद देखिए के इज इक्वल्स टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पे v पता होना चाहिए, v के लिए वापस उस फॉर्मूले में जाना पड़ेगा, तो मैं नहीं जा रही हूँ। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले e निकाल लिया, क्योंकि e इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर होता है, के है a है तो डायरेक्ट है, तो इसका मतलब मैंने सीधे पहले e निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली वो दो चीज़ें दी गई है, तो मैंने डायरेक्टली ये चीज़ निकाल ली और इसको मल्टीप्लाई करके ये चीज़ लिख दी। अब अगर मैं इस फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दूँ तो मेरा के निकल जाएगा। तो सिंपल सा हमने फिर ऐसे काइनेटिक एनर्जी निकाली है, इस तरीके से के यहीं रहा, इस यू को उधर ई के साथ भेज दिया, माइनस में जाएगा, ठीक है, माइनस में जाएगा ना, यू ई के साथ माइनस में चला जाएगा, और इसको आगे सॉल्व करके ये 0.25 है ई, और ये छोटी वैल्यू है, और फिर हमारा आके ये 0.1875 आ गया, जिसे हम 0.19 अगेन लिख सकते हैं जैसा हमने पीछे किया था, ठीक है, वरना इतना ही छोड़ सकते हैं अगर आपको याद नहीं आया तो। ये ज़्यादा बेटर वे है करने का, आसान तरीका है, इसलिए पर आप जो आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उस सरल लोलक की लंबाई क्या है जो हर सेकंड के बाद टिक करती है, ठीक है, टिक करता है। तो हमें सरल लोलक हमने पढ़ा है, सरल लोलक की लंबाई, सरल लोलक क्या होता है, ऐसे करके जो इधर और फिर इधर फिर इधर ऐसे से करके मतलब ऐसे पूरा दोलन करता है, हर सेकंड के बाद वो टिक करता है। टिक करने का कहाँ कहाँ पे सरल लोलक टिक करता है, ये ध्यान में रखना है आपको। टिक करेगा वो यहाँ पे, एक तो इस एंड पे, जब वो इस यहाँ पे एंड पे जाएगा, फिर इसके बाद जब वो यहाँ जाएगा तब टिक करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या क्या दिया है, टी बराबर 2 सेकंड दिया है, और हमें दिया है, हमें एल ज्ञात करना है, हर सेकंड के बाद टिक करता है। तो अच्छा, यहाँ पे आपके पास 2 सेकंड क्यों आया, आपके पास तो हर सेकंड के बाद वो टिक करता है, तो क्या 1 सेकंड, हर सेकंड है नहीं, 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद तो वो टिक करता है, लेकिन क्या हमने यहाँ पे 2 सेकंड क्यों लिखा आवर्तकाल फिर? क्योंकि देखिए जब सरल लोलक यहाँ पे होता है, वो यहाँ से, अभी t बराबर 0 है, अब वो यहाँ से जब यहाँ वाली एंड पे जाएगा, ऐसे रहता है सरल लोलक, मैं अच्छे से बना देती हूँ, तो वो यहाँ से जब यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे मतलब ये इसकी माध्य स्थिति थी, वो यहाँ पे पहुंचा तो एक बार टिक हुआ, फिर यहाँ से जब वो यहाँ पे पहुंचेगा तो एक बार टिक हुआ, तो 1 सेकंड यहाँ पे हुआ, 1 सेकंड यहाँ पे, तो अब इस गति के बाद जब वो वापस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे टिक नहीं होगा, वो जब यहाँ पे जाएगा तब, तो वो जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तो यहाँ से मतलब पूरी की पूरी उसकी गति हो जाएगी, जिसके बाद वो फिर पुनरावृत्ति करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा, एक बार टिक हुआ, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, एक बार टिक हुआ, और फिर यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ टिक नहीं होगा, लेकिन इस पॉइंट के बाद गति पुनरावृत्ति करेगी अपनी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ पे और यहाँ पे जितना टाइम लगा और यहाँ पे पहुंचने तक, वो उसका आवर्तकाल है। तो टिक हुआ दो, मतलब 2 सेकंड पे, 1 सेकंड यहाँ, 1 सेकंड यहाँ, तो 2 सेकंड हो गया आपका आवर्तकाल, जिसके बाद वो पुनरावृत्ति कर रहा है। इसी चीज को आप ऐसे भी समझ सकते थे कि हमारे पास अगर मान लिया ये सरल आवर्तकाल ऐसा था, इसमें ये इसकी माध्य स्थिति थी, मैं थोड़ा यहाँ पे बनाती हूँ, इस वाले को कंसिडर नहीं करते, तो ये यहाँ से अगर यहाँ पे होता, तो इसका मतलब यहाँ से t बराबर 0 है, तो ये जब यहाँ जाएगा टिक नहीं करा, यहाँ पे एक टिक किया, इसका मतलब 1 सेकेंड, जब वापस आएगा इसी टाइम के, ये 2 सेकंड हो जाएगा, और इसके बाद पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहीं तक का आवर्तकाल है, इसका मतलब 2 सेकंड आपका आवर्तकाल होगा, ठीक है। इतना समझ गए? अब आपके पास सरल लोलक की लंबाई का, सरल लोलक का तो एक ही फॉर्मूला होता है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। सिंपल सा है, एल को आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको 2 पाई को t के नीचे भेजना पड़ेगा, तो t अपॉन 2 पाई, और फिर इज इक्वल्स टू में अंडर रूट एल अपॉन जी है, तो पहले इस एल अंडर रूट को भेजेंगे तो वो इधर बन जाएगा स्क्वायर, और फिर या इस अंडर रूट हट गया तो ये जी उधर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा ये चीज जी, और फिर इस पूरे का तो हमने स्क्वायर कर लिया, ठीक है, वो 2 पाई फिर 4 पाई स्क्वायर बन जाएगा। सीधे सीधे यहाँ पे वैल्यू लिखी, जी का मान रखा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उनके मात्रक भी यहाँ पे लिखे हैं, और टी का मान रखा 2 सेकंड, और फिर उसका स्क्वायर कर दिया, 4 सेकंड का भी स्क्वायर कर दिया हमने। मात्रक का है, अगर किसी को कंफ्यूजन है मात्रक लिखने में तो मत लिखिए, ठीक है, और नीचे ये लिख दिया, और इसके बाद इसको सॉल्व करके हमारा मान निकल जाएगा 1 मीटर, ठीक है। थोड़ा सा बस यहाँ पे फोकस करना है, हर सेकंड के बाद टिक करता है ना, इस चीज़ को समझ लेंगे, टिक कहाँ पे करता है, एंड्स पे। अब एक एग्जाम्पल करते हैं, ये एक्स्ट्रा हम कर रहे हैं सीखने के लिए कि कैसा हो रहा है। सभी प्रकार के मतलब सभी प्रकार से समान दो सरल लोलक हैं
मतलब ऐसे सिंपल पेंडुलम है। दोलन आयाम उनका 2 सेंटीमीटर है और एक का 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोलन ऊर्जाओं का हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हमें क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं वो चीज़ हम लिख देंगे। तो हमें दिया गया है कि 2 सरल लोलक है तो उनके आयाम है, एक का आयाम है 2 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है और एक का आयाम है 6 सेंटीमीटर, वो हमने लिख दिया। दोलन ऊर्जाओं का अनुपात यानी कि E1, एक की ऊर्जा अगर E1 है, दूसरे की ऊर्जा अगर E2 है, तो उन दोनों का हमें अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। अब सबसे पहले अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको E का फॉर्मूला याद होना चाहिए। E का फॉर्मूला अभी-अभी हमने किया, हाफ KA स्क्वायर, ठीक है। वहाँ पे A भी आता है और K तो कांस्टेंट होता है, तो वो काट सकते हैं हम। और मतलब वो कांस्टेंट होता है, उसे उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मतलब इसे ऐसे कर सकते थे कि यहाँ पे हाफ K स्क्वायर लिखते, A1 स्क्वायर अपॉन हाफ K A2 स्क्वायर, ऐसे करके भी लिख सकते थे और ये चीज़ कट जाती और इनका जो वो होता वो निकाल देते। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि उसी फॉर्मूले में जो E होता है वो प्रोपोर्शनल होता है A स्क्वायर के, तो हम इस वाले फॉर्मूले में ऐसे ही है क्योंकि ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो हमने सीधे-सीधे क्या किया, E1 अपॉन यहाँ से जब ऐसा होता है तो हम सीधे-सीधे इनके ऐसे लिख सकते हैं, अनुपात ले लिया इधर वालों का भी और इधर वालों का भी और फिर वैल्यू लगा दी। फिर तो हमने इधर वालों की A1 की वैल्यू लगाई, A2 की वैल्यू लगाई, उसको सॉल्व किया और ये सॉल्व करके 1/9 आ जाए, ठीक है। ये तो सिंपल काम किया हमने। बस इसमें थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि कैसे करना है। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए। एक सरल लोलक का आवर्तकाल 4 सेकंड है, उसकी प्रभावी लंबाई हमारे पास 4 मीटर है। तो ये पहली सिचुएशन है। इसके बाद इसकी लंबाई कितनी कर दी जाए कि वह 30 सेकंड में 15 दोलन करने लगे। सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम क्या होता है? एक दृढ़ आधार और दृढ़ आधार पे उसकी जो साम्य अवस्था की स्थिति होती है, यहाँ पे एक गोला। अब प्रभावी लंबाई हमने तो जनरली यही डोरी की जो लंबाई है वो ली है। तो प्रभावी लंबाई कहने का मतलब ये है, कई बार हम क्या करते हैं यहाँ पे हुक टाँगते हैं और फिर इसके बाद डोरी लेते हैं और फिर ये गोलक, तो हम इतनी लंबाई लेते हैं और फिर इसको भी प्लस करते हैं। तो हमने तो ख़ैर ऐसा नहीं किया, हमने पूरी डोरी की पूरी लंबाई को लिया है, मतलब जैसे ये L0 है और फिर ये L है, तो L प्लस L0 हमारे पास प्रभावी लंबाई होगी। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने डायरेक्ट जो कैपिटल L था हमने हुक लिया ही नहीं था। तो हमने डायरेक्ट जो डोरी ली थी उसकी लंबाई कंसिडर की थी। तो अब हमें क्या-क्या चीज़ें दी हैं, लोलक का आवर्तकाल दिया है, ठीक है, और प्रभावी लंबाई दी है L। लेकिन आगे क्या कहा गया है कि लंबाई कितनी कर दी जाए, यानी कि दूसरी लंबाई आपको इतनी करनी है कि वो 30 सेकंड में 15 दोलन करने। तो 30 सेकंड में 15 यानी इतने टाइम में वो 15 दोलन कर पा रहा होगा। 15 दोलन यानी इस तरीके से दोलन कर पा रहा होगा। इसका मतलब ये टाइम T आपको दिया है जिसमें वो 15 दोलन कर रहा है। ये आवर्तकाल नहीं है, आवर्तकाल आपको निकालना है क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में वो इतने दोलन कर रहा है। ठीक है? क्योंकि अगर आपको वो बोलते कि ये पूरा का पूरा उसका आवर्तकाल है, एक मतलब जितने पर्टिकुलर टाइम पे वो ये कर रहा है, तो आवर्तकाल का मतलब तो सिंपल ये होता है ना कि वो जिसके बाद अपनी पुनरावृत्ति करता है। ये तो आपको सीधे-सीधे ये बोल रहा है कि इतने टाइम में इतने दोलन। इसका मतलब यहाँ से आपको आवर्तकाल निकालना पड़ेगा। अब जनरली हमें क्या-क्या चीज़ें दी हैं, पहले तो वो हम लिखेंगे। T1 दिया है, क्योंकि T1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 2 कंडीशंस यहाँ पे बन रही है, इसीलिए हम T1 और T2 लिखेंगे और फिर ये L1 है। अब ये सेकंड में इतने दोलन कर रहा है, तो आपको L2 ज्ञात करना है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद आप फ़ॉर्मूला लगाएँगे, फ़ॉर्मूला सिंपल ये होता है, तो T1 के लिए फ़ॉर्मूला बनाएँगे, T1 के लिए ये हो गया। अब आप T2 के लिए फ़ॉर्मूला बनाएँगे, T2 के लिए फ़ॉर्मूला सिंपल सा, वहाँ पे L2 लिखना है, G तो सबके लिए सेम ही होगा, वो चीज़ लिख दिया क्योंकि पूरा एक ही लोलक था, बाकी 2 जगहों पे हमने उसके लिए ऐसे-ऐसे लिखा था। मतलब 2 केसेस उसी लोलक के लिए लिखे थे, इसीलिए 2 T1, T2 और G सेम ही होगा दोनों के लिए, ठीक है? दोनों स्थितियाँ थी, मतलब वही लोलक था क्योंकि। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हमने क्या किया, हमें क्योंकि L2 चाहिए, तो हमने इस वाले को इससे भाग लगा दिया। भाग कैसे लगाएँगे? सीधे जैसे मतलब इस वाले के नीचे ये लिख देंगे, ये वाला। तो आपके पास ये आ जाएगा, इस तरीके से। कैसे लगाएँगे? देखिए आप लिखेंगे T1 अपॉन T2 इज़ इक्वल्स टू उधर वाली साइड के 2 पाई से तो 2 पाई कैंसल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 पाई होगा, अंडर रूट L1 होगा अपॉन G और नीचे भी 2 पाई अपॉन अंडर रूट L2 अपॉन G। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसल। अब अंडर रूट जी से अंडर रूट जी कैंसिल, क्योंकि ये नीचे हर में और ये भी इसके हर में। अब बचा क्या? बचेगा इधर राइट साइड में अंडर रूट L1 और अपॉन में अंडर रूट L2। अब ये कैसे, आप इनको आप काट नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अगर आप L2 को ऊपर अंश में लेकर आएंगे तो वो L2 की घात 1/2 है और ये L1 है, तो इसको आप काट नहीं सकते कि अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो ये दोनों का अंडर रूट उधर चला जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे जाके। ठीक है, जनरली इस तरीके से लिखेंगे हम। तो आगे हमने क्या किया, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, इसे देखते रहिएगा। आपको 30 सेकंड दिया है कि इतने दोलन करता है, आपको आवर्तकाल निकालना है यहाँ से। आप कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है,
हमें ये दिया है, बहुत जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे ना वैसे निकालेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि हम आवृत्ति यहाँ से निकाल सकते हैं और आवृत्ति का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा होता है आवर्त का। तो यहाँ से हमें ये दिया है 30 सेकंड में लोलक 15 दोलन करता है। अच्छा आवृत्ति क्या होती है याद कीजिए, 1 सेकंड में जितने दोलन। तो अगर 30 सेकंड में इतने दोलन तो 1 सेकंड में कम, यानी कि कम यानी कि कम दोलन होंगे, क्योंकि 30 सेकंड में 15 है तो 30 सेकंड वाले से तो कम ही होंगे, यानी कि 15/30 भाग लगा देंगे। जैसे हम एक-एक विधि बोलते हैं शायद उसे, जो हम छोटी क्लासेस में करते थे उसमें, कि हमने इतने के लिए इतना हो गया तो 1 के लिए कितना हो गया? 1 के लिए कम हो जाएगा 15/30 हम कर लेंगे, क्योंकि एक 30 सेकंड के लिए वो अगर 15 है तो 30 सेकंड वाले से तो कम ही होंगे 1 में, इसीलिए 15/30। अब ये क्या है आपके पास? ये है एफ, या फिर आपके पास न्यू जिसे आप कहते हैं, आवृत्ति है। और आवृत्ति का, क्योंकि 1 सेकंड में जितने दोलन हुए वो आवृत्ति है, तो उसी का जो व्युत्क्रम होता है उल्टा, वो क्या होता है? आवर्तकाल। तो आप इसका उल्टा कर दीजिए, 30/15, ये आपके पास आवर्तकाल हो जाएगा। तो आपने लिखा 30/15, इसको सॉल्व कीजिए 2 सेकंड, ये आपके पास आवर्तकाल निकल आ गया। अब तो सिंपल सा ये यहाँ पे T2 मिल गया हमें। सिंपल सा ये फॉर्मूला जो निकाला था पिछली स्लाइड में वो लिखा लिखा, मान लगाए, L2 का मान हमने सीधे-सीधे निकाल लिया 1 मीटर। ये आपके पास ऐसे, बस इसमें ये वाली चीज़ थी ध्यान देने वाली, कि सीधे 30 सेकंड को आपने नहीं लिख देना कि ये आवर्तकाल दिया है, ठीक है? तो इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं आप प्रैक्टिस करते रहिए, और अगली वीडियो में हमने जो भी कुछ इस चैप्टर में सीखा है उसको छोटे से रूप में, मतलब थोड़ा-थोड़ा करके समझने की कोशिश करेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए थैंक यू।